तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। कौमी तराना पढ़ा गया और इस वक्त तमाम रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। सबने खड़े होकर कौमी तराना सुना और अब अपनी अपनी नशस्तों पर बैठ गए हैं। पंडाल के मनाजिर आप देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो लाहौर में आज तहरीक इंसाफ के जलसे में मौजूद है। पीछे तैयार हैं। मैं दावत खिताब दे रहा हूं और मुझे खुशी है और फख्र भी है कि आप को जब जब मैं दावत खिताब देता हूं तब मेरे अंदर एक नया जोश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त जारी है। तमाम तर सियासी क़यादत स्टेज पर इमरान खान के हमराह मौजूद है। आपको जलसे के इंतजाम के हवाले से ये भी बता दें कि मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग इंक्लोजर्स का एहतमाम किया गया है और सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम आज देखने को मिले। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले मारूफ गुलकारों ने अपने गानों और तरानों से भी जलसे के अवाम का लहू गरमाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वादे के मुताबिक खुसूसी इंक्लोजर बनाया गया है खवातीन के लिए और ताकि यकीनी बनाया जा सके कि पिछली दफा की तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। तमाम मरकजी सूबाई क़यादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है तहरीक इंसाफ से और इस वक्त हम आपको बताएं कि कुछ देर पहले अताउल्लाह खान सखील भी परफॉर्म कर रहे थे। उससे पहले सलमान अहमद ने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस का सिलसिला भी जारी है, खिताबों का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हमरा जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे और वो अहम ऐलान, वो लाहे अमल जिसका वो बार बार जिक्र करते आए हैं मीडिया से गुफ्तगू में, आज वो उसका ऐलान करने जा रहे हैं। और इस मौके पर जलसे के अवाम भी खास से बेताब नजर आ रहे हैं कि कब रहनुमा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिताब करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद के F9 पार्क में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया था। इमरान खान का यह कहना था कि अगले इतवार को लाहौर आऊंगा और अपने आइंदा के लाहेमल का ऐलान करूंगा। पैनामा लीक्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी जलसों का सिलसिला शुरू किया गया है। इसे अवामी राब्ता मुहिम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अवाम को बाशऊर किया जाएगा, अवाम को जगाया जाएगा, अवाम को आगाह किया जाएगा कि वो अपने हुकूक लेने के लिए किस तरह घर से बाहर निकल सकते हैं। साथ साथ इससे पहले करप्शन के खिलाफ तहरीक इसी हफ्ते के दौरान सिंध में भी गई, जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी ने की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनक्किद किए गए और आज जो जलसा हो रहा है लाहौर में, इसके इंतजाम भी इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं और पार्टी परचम हाथों में थामे ये तमाम तर लोग जलसे में शरीक हैं। मारूफ गुलकार भी मौजूद हैं। खवातीन भी खूब सज धज के आज इस जलसे में शामिल हो रही हैं। हमने फेस पेंटिंग भी देखी और फिर वो मखसूस टोपी भी नजर आ रही है जिसको कि अगर सियासी कल्चर कहा जाए तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का रंग है। आज स्टेज की तैयारी से मुतालिक भी आपको बताएं कि 80 फुट चौड़ा और 16 फुट ऊंचा ये स्टेज तैयार किया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं। हम आपको बताएं कि ये वक्त है जियो न्यूज पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान का, लेकिन चूंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है, इमरान खान खिताब कर रहे हैं, इसलिए बराह रास्त इमरान खान का खिताब आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं अपने लाहौर के शहरियों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी, 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लाहौर के पाकिस्तानी मुझे मायूस नहीं करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जब बुलाया आपको, जब भी मैंने आपको बुलाया,
हमेशा आपने मेरी इज्जत रखी। 3 दफा मीनारे पाकिस्तान 2 साल में आपने भरा। मैं कभी आपका कभी इस चीज को भूलूंगा नहीं। और कभी जिस तरह आपने मुझे खराज तहसीन हमेशा पेश की, इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये ना भूलूंगा, और ना जो भी मैंने आपसे वादे किए ना कभी उनसे पीछे हटूंगा। आज हमारे मजदूरों का दिन है। पहले तो मैं मजदूरों के लिए बात करूंगा। पैनामा पेपर से पहले, इसलिए कि हमारा माशरा मजदूरों को भूल चुका है। हमें अंदाजा ही नहीं कि हमारे मजदूरों का कितना बुरा हाल है। आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। 52 लाख लोग बेरोजगार हैं। पिछले 2 साल में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो आज मैं सारे पाकिस्तानियों की तरफ से अपने मजदूरों को, मेहनतकशों को आज एक पैगाम देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जो नया पाकिस्तान का हमारा ख्वाब है, हम अपने मजदूरों को इसलिए नहीं उठाएंगे कि हमें मजदूरों की वोट चाहिए। हम इसलिए उठाएंगे कि ये इंसानियत का तकाजा है। जिस माशरे में रहम ना हो, जो परवाह ना करे अपने कमजोर तबके की, अल्लाह की बरकत उस माशरे पे नहीं आती। इंशाअल्लाह हम अपने मजदूरों को वो हक देंगे जो उनका राइट है, उनका हक है। और इंशाअल्लाह जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो इसलिए नहीं ऑनर करेंगे कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं मजदूरों के लिए, इसलिए कि ये हम सबका फर्ज है। और मैं अपने मजदूरों को उनसे एक वादा करता हूं कि ये जो निचकारी है, बड़े बड़े स्टेट के हम असासों को फैसला करते हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करना है, तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि हम इनकी मैनेजमेंट ठीक करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे, इन इदारों को गैर सियासी करेंगे, इनको हम प्राइवेट इदारों के मुकाबले में खड़ा करेंगे, लेकिन मुल्क के असासों को प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, लूटमार नहीं होने देंगे। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो स्टेट के असासों को लूटमार की जाती है, तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ है। जिस तरह हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की। पख्तूनख्वा में हम अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। ये याद रखें कि अभी आप थोड़ी देर के बाद जो पख्तूनख्वा के अस्पताल हैं उनको सारे पाकिस्तान में मिसाली अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनेंगे, इसलिए कि मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। उसी तरह यूनिवर्सिटीज को ठीक करेंगे, मैनेजमेंट ठीक करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। क्योंकि प्राइवेटाइज का मतलब यह होता है कि जो अवाम की दौलत है वो आप थोड़े से हाथों में दे देते हैं। तो अपने पाकिस्तान के मजदूरों में सिर्फ ये शुरू आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज लेबर डे है और आपसे जो भी वादे हुए अब तक किसी ने पूरे नहीं किए। इंशाल्लाह हम तहरीक इंसाफ अपने मजदूरों के साथ खड़े होंगे। और मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं आगे जाने से पहले, और वो कि सियालकोट में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था सागा स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल बनाते थे। मैं सागा स्पोर्ट्स के सूफी साहब को इस तरह जानता था
कि वो शौकत खानम की मदद करते थे। तो मैं एक दफा सियालकोट में जाके उनकी फैक्ट्री देखी। ये मेरे पाकिस्तानी जरा गौर से सुने, इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल पाकिस्तान में बनते थे, सारी दुनिया में जाते थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या राज है, पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता बाहर से बड़ी बड़ी फर्म्स का, क्या राज है कि आप एक इंटरनेशनली फुटबॉल्स प्रोड्यूस करते हैं और मुकाबला करते हैं। ये जरा सुनिए उसने मुझे क्या कहा। सूफी ने मुझे कहा कि मैं अपने मजदूरों का ध्यान रखता हूं, उनकी मैं सेहत का, खुराक का, उनको पैसे अच्छे देता हूं। उसने उनके लिए क्रिकेट की ग्राउंड बनाई हुई थी ताकि वो तफरीह के लिए हो। वो अपने मजदूरों का ध्यान रखता था और उसकी वजह से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्टिविटी, उसके मजदूरों की प्रोडक्टिविटी इतनी थी कि वो इंटरनेशनली मुकाबला कर सकता था बाहर से जो फुटबॉल बनते थे। तो ये है हमारा अलमिया। हम अपने मजदूरों का जब ध्यान नहीं रखेंगे, उनके बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे, जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर उनका फंड पड़ा हुआ है वो मजदूरों के ऊपर नहीं खर्च करेंगे, वो फंड जाया होगा, उनके इलाज नहीं हम कर सकेंगे, उनको तनख्वाहें इतनी नहीं देंगे कि वो अपने बीवी बच्चों को पाल सकें, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे उन मजदूरों का जो बाहर के मुल्कों में, जो बाहर मजदूर हैं, मगरब में मजदूर हैं। तो एक तो ये मैं आज इसलिए शुरू करना चाहता अपने मजदूरों से, और दूसरा अपने किसानों से। मुझे आज चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गंदम की कटाई है और गंदम की कटाई में 1300 का भाव था और बेचारे किसानों को सिर्फ 1100 रुपया मिल रहा है। वो बेचारे मेहनत करने वाले किसान जो सारा साल मेहनत करते हैं, जब उनको मौका में अपनी पैदावार बेचने का तो उनको कीमत नहीं मिल रही, और इन्हीं किसानों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पैदावार में कीमत नहीं मिल रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, बेचारा किसान तबाह हो रहा है। मैं आज किसानों के साथ भी खड़ा हूं और इंशाअल्लाह मैं अब देहात में भी निकलूंगा। ये मैं पनामा से फारिग हो लूं, मैं देहात में भी निकलूंगा और अपने किसानों को भी तैयार करूंगा कि उन्होंने भी खड़ा होना है अपने हकूक के लिए। अच्छा, अब जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी। मैं मेरे पाकिस्तानियों, जरा आपने थोड़ी देर गौर से सुनना है मेरी बात। मैं आपको करप्शन बताने लगा हूं कि क्यों 20 साल पहले मैंने ये करप्शन के खिलाफ जहाद शुरू की। ये जरा सुनना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं करप्शन क्या है। लोग समझते जी हुकूमत का पैसा चोरी हो गया, हमारा क्या जाता है। आपको पता चलना चाहिए कि करप्शन कैसे एक माशरे के अंदर दीमक होती है, माशरे को अंदर से खा जाती है, खोखला कर देती है। मैं अब आपको जरा आपने गौर से सुनना है कि ये मैं क्यों शुरू की जहाद। मैंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया, मेरा ऑफिस था वहां। जब मेरा ऑफिस था तो महंगी महंगी मशीनें हमें लेनी पड़ती थी। एक मशीन का नाम है MRI मशीन, ये कैंसर की डायग्नोज के लिए इस्तेमाल होती है। मैं अपने ऑफिस में बैठा तो मेरे पास एक आदमी आया जो एक MRI कंपनी के बेचने वाला, जो उनका एजेंट था, एक बाहर की कंपनी थी। मुझे आके कहता कि खान साहब, अगर आपने हमारी कंपनी से MRI मशीन खरीदी
तो $1 लाख आपके किसी भी बाहर बैंक अकाउंट आप हमें देंगे, $1 लाख उस बैंक अकाउंट में चला जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या मैंने कहा कि तुम मशीन की कीमत क्या तुमने बढ़ाई हुई है ज्यादा? कहता है नहीं खान साहब, ये कमीशन है, ये आपकी कमीशन है इस मशीन, अगर आप ये खरीद लें हमारी कंपनी से। तो मैंने फिर मुझे आगे क्या कहता, ये जरा सुने। आगे मुझे कहता कि अगर इसकी आप कीमत थोड़ी बढ़ा दें तो वो भी पैसा हम आपकी जेब में डाल सकते हैं बाहर के अकाउंट में। मैंने तब मुझे ख्याल आया कि ये जो आप कहते हैं ना करप्शन, ये होती क्या है। ये एक, मैं सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, अभी मैं मुल्क पे आता हूं। उसके बाद शौकत खान ने हमने एक मशीन खरीदी जिसको कहते हैं पेट स्कैन मशीन। उसकी कीमत थी 40 करोड़ रुपया। हमने 40 करोड़ रुपए में वो मशीन खरीदी। चंद महीने के बाद एक सरकारी अस्पताल में मशीन वही खरीदी गई पेट स्कैन की। शौकत खान हम खरीदता है वो मशीन 40 करोड़ रुपए में, सरकारी अस्पताल में वही मशीन 60 करोड़ रुपए में बेची जाती है। 20 करोड़ रुपया किसी की जेब में जाता है। अब मैं आपको एक और पॉइंट अब बताने लगा हूं कि करप्शन इदारों को तबाह कैसे करती है। फर्ज मैं ये पैसे ले लेता, अगर मैं उस कंपनी से पैसे ले लेता, क्या होना था? जब मैंने चेयरमैन ने पैसे लेने थे तो कम से कम जो हमारा सीईओ है, जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको तो पता चल जाना था। जब उसको पता चलना था तो जब उसने करप्शन करनी थी, मैं उसको कैसे रोक सकता था? मैं फिर कैसे रोकता उसको? जब वो पैसे बनाता, करोड़ों रुपए की महीने की कैंसर की दवाइयां खरीदी जाती हैं। कैंसर का सबसे मुश्किल और महंगा इलाज है। तो जब उसने अगर दवाइयों में वो पैसे बनाता, मैं कैसे रोकता उसको? उसको पता होना था कि मैंने पैसे बनाए हैं। और जब उसके नीचे लोग पैसा बनाते तो वो सीईओ उनको कैसे रोकता? क्योंकि उनको पता होना था सीईओ खुद पैसे बना रहा है। इस तरह सारा इदारा करप्ट हो जाना था। इस तरह मुल्क करप्ट होते हैं। इसलिए चाइना, एक चीनियों का प्रोवर्ब है, चीनी एक कहावत है चाइना में कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, मछली सर से सड़ना शुरू करती है, गलती है। एक माशरा ऊपर से तबाह होता है। जब एक माशरे का सरबराह करप्शन में लगता है, वो नीचे तक माशरे को करप्ट कर देता है। और ये आपने अब समझना है। मैं पनामा से आने से पहले आपको कुछ समझाने लगा हूं। अब मगरिब में आ जाएं। हमारे से मगरिब आगे क्यों है? क्या वो कोई खास अल्लाह ने इंसान पैदा किए हुए हैं? क्या वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या चीज है? वो उनका माशरा हमारे से आगे क्यों निकल गया है? क्या वजह है कि 55 मुसलमान मुल्कों की मिला के सालाना आमदनी एक छोटे से बर्तानिया के बराबर है। क्या वजह है? ना वहां कोई तेल है बर्तानिया में, ना वहां कोई वसाइल है, ना पाकिस्तान की तरह तांबे के जखीरे हैं, ना कोयला है। कोयला भी है तो वो भी खत्म हो गया। हमारे पास हाइड्रो पोटेंशियल है, हमारे पास क्या नहीं। बर्तानिया के पास क्या है? अब सोचें कि क्या वजह है कि वो इतना आगे हमारे से। और ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने ये ना समझा, आपको अहमियत नहीं पता चलेगी पनामा पेपर्स की। ये पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। पाकिस्तानियों, अगर आज हम समझ गए कि ये इशू क्या है, क्योंकि आपकी आंखों में धूल फेंकी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि जी माशरा ही सारा करप्ट है, आपको समझना चाहिए कि अगर हमने आज
अगर हम सारी कौम मिलके हम खड़ी हो गई एक आवाज में और हमने एहतसाब डिमांड किया अपने वजीर आजम से, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। अभी मैं आपको, अभी तो मैं मगरिब का पहले बता दूं। देखें पाकिस्तानियों, मेरा मगरिब में आप सबसे ज्यादा वक्त गुजरा, मैं मगरबी माशरे को बड़े करीब से देखा। मगरिब के अंदर आम लोगों के लिए एक इखलाकी स्टैंडर्ड और लीडर्स के लिए दूसरा। जो वो आम आदमियों से उम्मीद रखते हैं वो लीडरों से नहीं रखते। अब आप देख लें कि नवाज शरीफ के ऊपर पैनामा पेपर्स में नाम आया बच्चों का, और डेविड कैमरॉन का नाम आया, उसका क्या रवैया था और नवाज शरीफ का क्या रवैया था, यह बड़ा जरूरी आपको समझना। उसका, डेविड कैमरॉन का नाम आया प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसने अपने बाप की कंपनी में 40 लाख रुपया डाला हुआ था। टैक्स चोरी नहीं थी, उसने कम टैक्स दिया, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। उसके बावजूद जब वो असेंबली में गया, पार्लियामेंट में, जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह उसको उन्होंने असेंबली, उसके ऑपोजिशन ने जिस तरह उसका बुरा भला का, डॉजी डेव का, उसका कसूरी, पाकिस्तान में तो उसका नाम भी ना आता। क्यों? क्योंकि मगरिब में लीडर से हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स मांगते हैं, उनकी अखलाकियात माशरे से ज्यादा ऊपर है। उनको वो उम्मीद रखते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स पे उतरे कि माशरे के लिए मिसाल बने। रिचर्ड निक्सन, अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में, उसका प्रेसिडेंट, लोग कहेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी, आपको पता है उसको रिजाइन क्यों करना पड़ा था? कि वो पकड़ा गया अपने मुखालफिन का टेलीफोन टेप करते हुए। हमारे सारों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, हमें तो कोई अखबार में खबर भी ना बने कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं। और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सरबरा सिर्फ अपने मुखालफिन के टेलीफोन टेप कर रहा था, उसको रिजाइन करना पड़ा। बिल क्लिंटन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, मोनिका लेविंस्की का केस हुआ। अब जनाब, अगर उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं है तो माशरे को क्या फिक्र होनी चाहिए थी? लेकिन उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन, तुमने कौम के सामने झूठ बोला है। जो बिल क्लिंटन से किया गया, वहां भी तरक्की बड़ी जबरदस्त हो रही थी। अभी भी कहते हैं कि बिल क्लिंटन के दौर पे अमेरिका ने सबसे तेजी से तरक्की की, लेकिन उन्होंने तरक्की नहीं देखी। उन्होंने कहा तुमने कौम के सामने झूठ बोला है। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए वो हमारे से आगे हैं। एंड्रू मिचेल डेविड कैमरॉन का वजीर था, तकड़ा वजीर था, उसको रिजाइन करना पड़ा है। आप हैरान होंगे क्यों? उसने जाके एक पुलिस वाले से बदतमीजी की, और पता क्या बदतमीजी थी? उसने कहा पता नहीं मैं कौन हूं। आपको पता ना, यहां हम हमारे वीआईपी पुलिस वाले के सामने कहते हैं पता नहीं मैं कौन हूं। उस बेचारे को इस चीज के ऊपर रिजाइन करना पड़ गया। यह है मगरिब में जो इखलाकियात का स्टैंडर्ड। डेविड आर्चर जरा सुने। डेविड आर्चर बर्तानिया की उस प्राइम मिनिस्टर का सबसे तकड़ा वजीर था, मार्गरेट थैचर का। डेविड आर्चर एक पाकिस्तानी जिसका नाम अजीज कुर्ता था, मैं जानता हूं उसको। वो अजीज कुर्ता के खिलाफ अदालत में उसका एक झूठ पकड़ा गया। बर्तानिया का उनकी सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर,
उसका सबसे करीबी कॉन्फिडेंट डेविड आर्चर अदालत में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। 3 साल जेल में गुजारे उसने, झूठ के ऊपर 3 साल जेल में गुजारे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि याद रखें, माशरा करप्ट नहीं होता, लोग करप्ट नहीं होते। यही पाकिस्तानी इंग्लैंड जाते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। यही पाकिस्तानी मैंने बाहर देखे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूएई में लाइनों में खड़े होते हैं। यही पाकिस्तानी ट्रैफिक पे रुकते हैं। यही पाकिस्तानी दयानतदारी से काम करते हैं। यही पाकिस्तानी जब वोट देते हैं, ड्यूल सिटीजन जो हैं, आराम से लाइन में खड़े होते हैं, कोई वहां पोलिंग एजेंट नहीं होता, जाके वोट डाल के आ जाते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिर्फ आते इसलिए नहीं है कि यहां करप्शन है या कानून नहीं है या जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो पाकिस्तानी वहां जाके ठीक हो जाते हैं, यहां आके क्या मसला है। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानियों आपको आज कहना चाहता हूं, ये आपके लिए फैसला कुन वक्त है। आप हैं उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप वो वाहिद मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पे बना था। आपको पता होना चाहिए कि मदीना की रियासत में हमारे जो लीडर थे वो कैसे थे। हजरत अबू बकर, उनकी कपड़े की दुकान थी, जैसे ही खलीफा बने अपनी दुकान बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरे मुकाबला नहीं कर सकेंगे खलीफा की दुकान से। हजरत उमर मस्जिद में खड़े होते हैं, आम शहरी खड़ा होकर पूछता है कि उमर, किधर से कपड़े पहने तूने, किधर से पैसा आया? हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि तुम बताओ तुमने कपड़े किधर से लिए हैं, जो यहां ड्रामा हो रहा है। हजरत उमर ने जवाब दिया, गुस्सा नहीं चढ़ा। ये जो मियां साहब के मुंह लाल हो जाते हैं, गालें लाल हो जाती हैं, हजरत उमर को नहीं गुस्सा चढ़ा। और अब तो छोटे भाई को भी साथ बिठा लिया है, छोटे भाई को भी साथ बिठा लिया कहने के लिए कि मियां साहब को जरा हौसला देने के लिए, हालात कमजोर हैं आजकल मियां साहब के। पाकिस्तानियों, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अदालत में गए, एक यहूदी शहरी ने उनकी ढाल चोरी कर ली थी। आप जानते हैं कि काजी ने हजरत अली के बेटे की गवाही नहीं मानी और यहूदी के लिए फैसला कर दिया। यह था मुसलमानों की लीडरशिप। यह लीडरशिप थी जिसकी वजह से 700 साल तक दुनिया की सबसे अजीम कौम बने रहे। आज भी हम अजीम कौम बन सकते हैं। ये कभी पाकिस्तानियों, कभी इस ख्वाब से पीछे ना हटना। जिस दिन जिस ख्वाब का नाम पाकिस्तान है, इस्लामी फलाई रियासत, जिस दिन आप उससे पीछे हट गए, आप तबाह हो जाओगे, आपका वजूद नहीं रहेगा। बलूचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे? वो कहेंगे जी हमारे मदनियात हैं, हमारे पास गैस है, हमारे पास तांबे के जखीरे हैं, हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने? वजीरिस्तान के लोग वो कह सकते हैं वहां बहुत बड़े तांबे के रिजर्व्स हैं। पख्तूनख्वा के लोग कह सकते हैं कि हमारा वहां गैस के कुएं हैं, हर 3 कुआं खोदते हैं, गैस निकलाती है, तेल निकल रहा है पख्तूनख्वा में, वो बिजली बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। वो आगे जाके कह सकते हैं हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने? इसलिए पाकिस्तानियों, जब हम इस ख्वाब से पीछे हटेंगे कि हमने एक मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी, जिधर इंसानियत का निजाम था, जिधर इंसाफ था, जिधर अदल था, जिधर कानून के सामने सब एक बराबर थे, जिधर ये नहीं कि बेचारा छोटा गरीब आदमी मजबूरी में चोरी करे, वो जेल में चला जाए,
6 महीने उसको जेल में अगर गुजारने हो, वो बेचारा 6 साल तक जेल में गला सड़ता है। और बड़े बड़े डाकू असेंबलियों में, कोई वजीर आजम, कोई सदर बन जाए। क्या यह मुल्क चल सकता है? आप मुझे बताएं, ऐसा मुल्क चल सकता है? आपको अल्लाह सब कुछ दे दे, अगर आपके सरबरा करप्शन में लगे हुए, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा हुआ है। नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा हुआ है। गुर्बत हमारे जितनी है वहां। क्यों है? क्योंकि ऊपर करप्शन है। जो आता है मुल्क को लूट लेता है। उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनके भी बाहर बड़े बड़े महल्लात हैं। तो जब आपके हुक्मरान, वो कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से मुल्क को चलाएंगे नहीं, जब वो आपके सामने झूठ बोलेंगे, जब सारी दुनिया, सारे पाकिस्तानियों को पता है कि मियां साहब का एक बच्चा क्या कह रहा है, एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह रहा है, बेटी कुछ और कह रही है, मियां साहब की कुलसूम नवाज कुछ और कह रही हैं, और आप मियां साहब अब मनसेरा चले गए हैं चौथी दफा गैस की पाइपलाइन को फिर से इफ्तिताह करने के लिए, बजाय जवाब देने के लिए हमें। मुझे डर है कि जिस रेट पे मियां साहब जा रहे हैं और उनकी शक्ल के ऊपर घबराहट जो मैं देख रहा हूं, मुझे डर है कि मोटरवे की फिर से इफ्तिताह ना कर दें। हम मियां साहब आपसे सिर्फ वो चाहते हैं जो एक कौम का हक है। आपका फर्ज है हमें बताना, हमारा हक है आपसे पूछना। गवर्नमेंट, जमहूरियत में एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट से पूछना, जब भी अवाम का टैक्स का पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो हमारा हक बन जाता है ऑपोजिशन का पूछना कि ये आपने पैसा गलत खर्च क्यों किया, जवाब दे। जो डेविड कैमरॉन ने असेंबली में जाके जवाब दिया, अपने 6 साल के टैक्स की रिटर्न्स अपने साथ से बर्तानिया की असेंबली में सामने ले गया। क्यों लेके आया? क्योंकि उसका फर्ज था। यह जमहूरियत है, बादशाह में नहीं होता। हुस्नी मुबारक जवाबदेह नहीं था, सदाम हुसैन जवाबदेह नहीं था, कर्नल गद्दाफी जवाबदेह नहीं था, शाह फरान जवाबदेह नहीं था, लेकिन मियां साहब आप जवाबदेह हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। यह जमहूरियत है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और हमें इस तरह के ड्रामे हमारे से ना करें कि जनाब इमरान खान, आप शौकत खानम का बताओ। भाई मियां साहब, मेरा शौकत खानम का नाम तो नहीं आया पैनामा पेपर्स में, नाम तो आपका आया, जवाब तो आपने देना है। और मैं मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं हूं। देखिए पाकिस्तानियों, मैं आपको एक और बात बताऊं, पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। मैं आज आपको बताऊं कि इतना आसान है हुकूमत में रह के पैसा बनाना, इतना आसान है। बैंक ऑफ खैबर है, पख्तूनख्वा का बैंक ऑफ खैबर है। मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? मैं बैंक ऑफ खैबर के अपना पहले एमडी बैठाऊं, उससे मैं कर्जे लूं, फिर मैं कर्जे माफ करवा लूं, बैंक लूट लूं, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। मेरी हुकूमत है, मेरी अपनी पुलिस है, मेरा अपना एहतसाब है। अपने आदमी एहतसाब में बैठा दूं, अपने आदमी पुलिस में बैठा दूं, अपना आदमी बैंक ऑफ खैबर का हेड बना दूं, मैं आराम से बैंक लूट सकता हूं। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में शरीफ खानदान ने 6,000 अरब रुपया कर्जा लिया, 6,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, 6 अरब रुपया कर्जा लिया। फिर से सुन लो, 7 सालों में 6 अरब रुपए का कर्जा लिया, सॉरी 6,000 करोड़ रुपया, 6 अरब रुपया, 6 अरब रुपए का कर्जा लेते हैं अपने नेशनल, उन वक्त नेशनलाइज थे, नेशनल बैंक, हबीब बैंक वगैरह वगैरह, उनसे कर्जे ले लेते हैं। फिर वो कर्जे वापस नहीं करते
थोड़े से करके बाकी नहीं करते। इमरान खान बैंक ऑफ खैबर से पैसे ले, वापस ना करे, बड़े आराम से बिजनेस चला सकता है। इमरान खान को पता है कि स्वात एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, मैं पहले जमीन खरीद लूं, जब एक्सप्रेस बनेगा जमीन की कीमत ऊपर चली जाएगी, बैठे बैठे पैसा बना लूंगा। मुझे पता है कि हम अब एक चश्मा राइट बैंक कैनाल बनाने लगे हैं डीआई खान में। अब जितनी भी वहां जमीन है वो इतनी सस्ती है क्योंकि बंजर जमीन है, वो मैं पहले खरीद लूं, फिर जैसे ही वो पानी लगे वो जमीन 100 गुना ज्यादा कीमत की हो जाएगी, मैं फिर पैसे बना लूं। हुकूमत में रह के पैसे बनाना सबसे आसान काम है अगर आप बिजनेस करना चाहें। तो मियां साहब आप आए पाकिस्तान में हुकूमत में बिजनेस करने थे, मगरिब के अंदर, और अब ये गौर से सुने, मगरिब के अंदर एक कानून है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप इक्तदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते। सोचें कि अगर ओबामा बिजनेस शुरू कर दे, अमेरिका का जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन सारी दुनिया तो नहीं, आधी दुनिया के करीब है। अब अमेरिका का अगर सदर बिजनेस शुरू कर दे, वो तो 1 महीने के अंदर अरबोपति बन जाए। इसलिए वहां इक्तदार में आके आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये शरीफ खान था तो बना ही, या जब से ये आए हैं इक्तदार में, इनकी 1980 में एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, 12 साल के बाद इक्तदार के बाद इनकी 30 फैक्ट्रियां थी। अब मियां साहब आप क्या फैक्ट्रियां बनाने आए थे या मुल्क के लिए पैसा बनाने आए थे? या आप अपने लिए पैसा बना सकते हैं या मुल्क के लिए। और आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे मियां साहब की खानदान का पैसा बनता गया, पाकिस्तानी गरीब होते गए, पाकिस्तानियों की ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर खर्चा कम होता गया। जब रायविंड बना, इन्होंने रायविंड की स्टेट बनाई। आप जानते हैं कि रायविंड की जब इन्होंने स्टेट ली, 11 अरब रुपया आपके टैक्स के पैसे का खर्च किया गया, सड़कें बनाने में, गैस की पाइपलाइन ले जाने में, नहर निकालने में, टेलीफोन एक्सचेंज बनाने में। 11 अरब रुपया, 1100 करोड़ रुपया इस अवाम के टैक्स के पैसे का रायविंड स्टेट बनाने में खर्च हुआ। दुनिया में अगर कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा टैक्स का पैसा ऐसा इस्तेमाल करे, वो जेल में जाता है। मियां साहब ने कहा कि अगर ये साबित हो गया मैं घर चला जाऊंगा। मियां साहब आप घर नहीं जाएंगे, आप जेल में जाएंगे। जितना मैं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना मैं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक, अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। मैं सिर्फ अब आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और लीडरशिप क्या कर रही है। अब मियां साहब के ये जरा सुने, लंदन में इनका 700 करोड़ रुपए के इनके वो मेफेयर के फ्लैट और वो 1 हाइट प्लेस में घर है, 700 करोड़ रुपए। रायविंड में इन्होंने, फिर से मैं बता दूं, 11 अरब रुपया इस गरीब कौम का खर्च किया। अभी 45 करोड़ रुपया इन्होंने रायविंड को जाती उम्रा को ठीक करने में लगाया, आपका पैसा। वहां 2700 पुलिस वाले मुगल आजम के खानदान की हिफाजत के लिए हैं, 2700 पुलिस वाले। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनका दिन का खर्चा कितना है। शहबाज शरीफ, छोटे मियां साहब के 6 कैंप ऑफिसेज हैं। कैंप ऑफिस का मतलब समझ लें, इन्होंने 6 घर मुंतखब किए हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर के वो कैंप ऑफिस हैं।
कैंप ऑफिस का मतलब कि सारा खर्चा इन घरों का आपके टैक्स के पैसे से जाता है, आप देते हैं। मैं मियां साहब से पूछता हूं कि मियां साहब, आपको कभी खौफ नहीं आता कि आपने अल्लाह को जवाब देना है? ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जिधर हमारी आधी आबादी पूरे कद पे नहीं पहुंच सकती क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती। ये वो बदकिस्मत मुल्क है। इस वक्त ज्यादा देर रहेगा नहीं, इस वक्त 35% पाकिस्तान के बच्चों को एक बीमारी है जिसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, खुराक पूरी नहीं मिलती। ये वो मुल्क है जिधर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे मरते हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं पाकिस्तान में। ये जरा सुनते जाएं कि यहां हो क्या रहा है। ये वो मुल्क है जिधर 2.5 करोड़ पाकिस्तान के बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। सोचें, 2.5 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल ही नहीं है। वो 21वीं सदी में कैसे जाएंगे? स्कूलों में नहीं है। ये वो मुल्क है मेरे लाहौर के पाकिस्तानियों सुने, क्योंकि लाहौर जब उठता है सारा पाकिस्तान उठता है। लाहौर उठता है, पंजाब उठता है। और लाहौर की अभी मैं बाद में आपको अहमियत एक और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुने जरा, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा अनपढ़ पाकिस्तान में है, बांग्लादेश से भी ज्यादा, श्रीलंका से भी ज्यादा, नेपाल से ज्यादा, हिंदुस्तान से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अनपढ़ इस वक्त पाकिस्तान में। मैं मियां साहब से पूछता हूं कि दुनिया में कोई कौम ने तरक्की की है जिसने अपने लोगों की तालीम के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया? आज तक कोई कौम बनी है सड़कें बना के? आज तक कोई कौम बनी है पुल बना के और ओवरपासेस और अंडरपासेस बना के? कौमें तो बनती हैं जब आप उनको तालीम देते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको इंसाफ देते हैं, अदल का निजाम पैदा करते हैं, अपने गरीबों का ध्यान रखते हैं, अपने मजदूरों का ध्यान रखते हैं, बेचारे अपने किसानों का ध्यान रखते हैं जो बेचारे सारा साल गर्मी में मेहनत करके बेचारों को जो कीमत उनके मेहनत की मिलनी थी वो बेचारे 1100 पे अपनी गंदम बेच रहे हैं बजाय 1300 की जो उनको मिलनी थी। कभी कौम बनी है कि आप 4 दफा जाके एक गैस पाइपलाइन को 4 दफा इफ्तिदा करें? कभी ऐसे बनी है कौम? कोई मुझे मिसाल दे कोई कौम बनने की। तो मैं मियां साहब फिर से पूछता हूं आपसे, और मैं मियां साहब आपके अलावा नून लीग के लोगों से पूछता हूं, नून लीग के लोगों, आप भी अल्लाह को जवाब दे हो। जो आज आप जाके ये नवाज शरीफ को बचा, उसकी करप्शन बचाने के लिए जो ड्रामे कर रहे हो, आपने भी अल्लाह को जवाब देना, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को जवाब नहीं देना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक वाकया सुनाता हूं जो मेरी 20 साल की सियासत में सबसे तकलीफदेह वाकया। आज से 17-18 साल पहले बलूचिस्तान में खुश्क साली थी। मैं गया, वहां जानवर मरने शुरू हो गए। वैसी बड़ी गुर्बत है बलूचिस्तान के देहातों में। मैं उधर गया बलूचिस्तान में, तो मैं एक कैंप में चला गया। कैंप लगा दिए गए थे वो लोग जिनके जानवर मरने शुरू हो गए थे, जिनको वहां सारा चारा खत्म हो गया क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी, तो लोग वहां कैंपों में आ रहे थे। ये मेरे जरा गौर से सुने, ये मेरी जिंदगी में कभी ये सीन मैं नहीं भूल सकता। एक टेंट था, मैं आदमी मुझे मिलने आया, हमने उनको अपनी तरफ से कोई बोरी शोरी अनाज की थी दे दी। मैंने वहां टेंट के बाहर एक औरत देखी, बिल्कुल पागल हुई, जिस तरह बाल बिखरे हुए, यानी उसके हुलिया एक पागल औरत के थे, और रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मसला क्या है, ये कोई पागल है औरत?
अब ये जरा सुने, उसने जो मुझे कहानी सुनाई। उसने कहा कि हम ये एक इलाके में थे, हमारे जानवरों के ऊपर हम जिंदा रहते थे, खुशहाली हो गई, जानवर मरने शुरू हो गए। बैठ जाओ। जानवर मरने शुरू हो गए। हमने फैसला किया कि हम यहां से जाएं। हमारी एक माजूर बेटी थी। अब हमने सोचा कि माजूर बेटी के साथ हम कैसे जाएंगे। पाकिस्तानियों, ये जरा सुने। मां बाप ने आखिर में फैसला किया कि हम वो माजूर बेटी को यहां छोड़ के जाना पड़ेगा बाकी बच्चों को बचाने के लिए। वो जब वहां से जा रहे थे तो वो माजूर बेटी की चीखों की आवाजें आ रही थी बड़ी दूर तक, और वो कहता है कि ये जो मां है इसके अभी भी ज़हन में वो चीखों की आवाजें गूंज रही हैं, इसलिए ये पागल हुई है। मैंने सोचा कि अल्लाह जिस माशरे में ये हो, अल्लाह की बरकत उस माशरे पे कैसे आ सकती है। पाकिस्तानियों, ये गौर करो कि जिस माशरे में इतना जुल्म हो, इंसानियत ही ना हो, कितना मुश्किल हो। बाहर का मुल्क हो, सरकारी हेलीकॉप्टर होते हैं वीआईपी स्क्वाड में, वो जाके फिरना शुरू हो जाए, उठा ले लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक दफा जहाज में बैठा, मेरी नई तलाक हुई थी, बच्चे मुझे बड़े याद आते थे, छोटे थे बच्चे। तो मैं एक बच्चों को मिलने जा रहा दुबई के जरिए इंग्लैंड। तो मेरी साथ वाली सीट पे एक आदमी बैठा, रोता जाए। मैंने उससे पूछा क्या है? मैंने समझा इसको शायद जहाज से डर लगता है, कई लोगों को जहाज से डर लगता है उड़ते हुए। तो मैंने कहा तो फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा, जहाज बिल्कुल ठीक होता है। कहता नहीं, मुझे जहाज से नहीं डर लग रहा, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। तो मैंने फिर आगे पूछा, मैंने कहा क्यों? कहता मेरे 9 बच्चे हैं, माशाल्लाह, आपको पता है हम बच्चों में तो खुद कफील हैं। कहता मेरे 9 बच्चे हैं और वो मुझे याद आ रहे हैं क्योंकि मैं अब काम करने जा रहा हूं मस्कत में। तो मैंने कहा अगर काम करने जा रहे हो तुम छुट्टी पे आ जाओगे वापस। कहता अब मेरी छुट्टी 2 साल के बाद है। मैंने सोचा कि मैं 2 महीने अपने बच्चों के बगैर मेरे लिए अजाब है, ये 2 साल अब अपने बच्चे नहीं मिलेगा, अपनी बीवी को नहीं मिलेगा, बच्चे अपने बाप को नहीं देखेंगे। तो मैंने सोचा कि हमने इस मुल्क से क्या किया है। ये वो मुल्क था जो 40 साल पहले, 45 साल पहले सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और आज हम देखें कि हमारे कितने 60-70 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, जिनमें से कई 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम करते हैं अपने बच्चों पालने के लिए। अपनी बीवियों को नहीं मिलेंगे, माएं अपने बेटों को नहीं देखेंगी, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मुल्क के ऊपर मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाजत दी है। और हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो लूट के पैसा बाहर ले जाते हैं, और यहां बेचारे गरीब लोग या बेरोजगार बेचारे बाहर जाके नौकरियां ढूंढते हैं। इस्तांबुल में एयरपोर्ट पे मैं बैठा, एक पाकिस्तानी आके उसने पहचान लिया, मेरे साथ बैठ गया। मैंने पूछा क्या करने आए हो? कहता जी मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूं। मैंने पूछा क्या वजह है? कहता जी मेरा भाई नौकरी करने आया था, उसके छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो और 5 पाकिस्तानी रात को ग्रीस जा रहे थे किश्ती के अंदर, इतनी ठंड पड़ी कि 6 के 6 बेचारे ठंड में मर गए। अब सोचे, अब तो खैर आप सुनते हैं कि सीरिया से जा रहे हैं लोग मरते हैं, सोचे कि वो उसके बीवी बच्चे, क्या उस आदमी पे गुजरी होगी कि बीवी बच्चे छोड़ के बाहर नौकरी, वो भी इल्लीगली नौकरी ढूंढने जा रहा है गैर कानूनी तौर पे। हमने क्या किया अपने मुल्क के साथ? तो पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान नहीं था जो बनना था। ये पाकिस्तान इसलिए बना है कि हम
हमारे ऊपर मुजरिम बैठे हुए हैं जो आपको जवाबदेह नहीं है, जिनको शर्म नहीं आती कि उनके बेटा 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, और ये यहां ना टैक्स देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिधर पैसा बनाया, पैसा बाहर ले गए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। मेरे पाकिस्तानियों, आपने इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ा होना है। आप अगर इस जुल्म को निजाम को चलने देंगे, ये मुल्क नहीं रहेगा। हर पाकिस्तानियों के ऊपर 10 साल के अंदर हर पाकिस्तानियों में 35,000 रुपए से कर्जे से 1,15,000 रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। पिछले 3 साल में 5,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। ये किधर गया पैसा? मुझे बताएं ना, किधर गया पैसा? ये पाकिस्तान की तारीख में 10 साल पहले तारीख में टोटल कर्जा था 5,000 अरब रुपया। सिर्फ पिछले 10 सालों में 5,000 से 21,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ा है। ये क्यों कर्जा चढ़ रहा है? ये कर्जा 2 वजह से चढ़ रहा है। ना हम पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़े टैक्स चोर ऊपर बैठे हुए हैं, ना ही पाकिस्तान में हम करप्शन रोक सकते हैं। दिन की करप्शन पाकिस्तानियों, मौजूदा नैब के मुताबिक एक दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है। 12 अरब रुपए, 12 अरब रुपए आपका पैसा चोरी हो रहा है। और आपका पैसा कैसे चोरी हो रहा है? हर जगह ये जो ऑरेंज ट्रेन बनाई जा रही है, ये जो सारे हमारे रास्ते में तबाही फेरेगी, गरीबों को हटाएगी, गरीब बस्तियों को हटाएगी। वो भी मुझे शनिवार ने आके बताया है, हमारी एमपीए ने, कि 3 पुराने गिरजे भी बीच में गिराए जाएंगे, पुराने इमारतें गिराई जाएंगी। ये क्यों बनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान की इस वक्त जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो, आप 200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप बताएं क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑरेंज ट्रेन में बड़ी कमीशन बनेगी। वो कमीशन बाहर जाएगी इनके ऑफशोर अकाउंट्स में, वो इनकी जेबों में जाएगी। और वो जल्दी जल्दी इसलिए बना रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन जीत लें, ऑरेंज ट्रेन दिखा के उसको अरब रुपए की उसके ऊपर पब्लिसिटी करेंगे। मियां साहब, 2018 नहीं आने लगा, हनूज दिल्ली दूरस्त नहीं आने लगा। मुल्क च आपां इंसाफ लियाउणा है, चोरां दे कमाशियां नूं लम्मियां भी पाउणा है। मुल्क च आपां इंसाफ लियाउणा है, चोरां दे कमाशियां नूं लम्मियां भी पाउणा है। खादा होया माल ओह लिया के सुट्टना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिट्टना। ये भी खादा होया माल ओह लिया के सुट्टना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिट्टना। जित जावे साडी तो कल सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिल रही हैं और हम बैठ के TOR कहते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हम वो तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह सारी ऑपोजिशन एक आवाज में नवाज शरीफ से डिमांड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक आजाद इंक्वायरी कमीशन चाहिए। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, हमने तैयार किए हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, लेकिन हम सारी ऑपोजिशन को चाहते हैं साथ लेके चलें। हम चाहते हैं कि सारी ऑपोजिशन एक दफा इकट्ठी हो और मियां साहब को कहे कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें इत्तेसाब चाहिए, आपका, 200 लोगों का नहीं, सारे डिफॉल्टर्स का नहीं, मियां साहब आपका। और मियां साहब, आप असल में आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको रिजाइन करना चाहिए इसलिए कि आपके पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है। आपके ऊपर 4 बड़े बड़े इल्जाम लगे हुए हैं, करप्शन, टैक्स एवेजन,
मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलना, चारों के अंदर जेल है। आपको अपने आप को बेकसूर साबित करना पड़ेगा। अब बेकसूर क्या, आपके ऊपर इल्जाम तो लग चुके हैं, असल में तो साबित हो चुका है। कंपनीज आपके बच्चों की पैनामा में निकल चुकी हैं। आप बता ही नहीं सकते आपके टैक्सों से जितने आपने दिए कि कैसे आपने अरबों रुपए की लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी। और मियां साहब, इसके लिए ये जो आप अपने स्टूजेस को तैयार किया हुआ है, ये जो मस्करे आपने तैयार किए हुए हैं, ये जो दरबारी आपने तैयार किए हुए हैं, इनको हमारे पीछे ना छोड़ें। वो तीनों, एक तो मैं जरा दरबारियों का ये बता दूं, एक तो एमएनए है, पहले मुशर्रफ के दौर में होता था, कहता था कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 40 अरब रुपए की चोरी की। वो अब नवाज शरीफ के साथ आ गया है और अब वो हर रोज बैठ के ऐसे नवाज शरीफ की दिफा कर रहा होता है, गालें उसकी भी सूज जाती हैं, माशाल्लाह पहले ही सेहतमंद है। और मुझे डर ये है कि नवाज शरीफ की दिफा करते करते वो फट ही ना जाए। वो दूसरा एक और है जो अभी कुर्सियां गिनता रहता है। वैसे अगर उसकी गिनती कमजोर है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि मियां साहब की भी गिनती कमजोर है। मियां साहब ने कहा था कि हमने सिर्फ सऊदी अरेबिया से 5 साल का मुआहदा साइन किया। जब सऊदी शहजादा आया यहां तो उसने कहा नहीं जी 10 साल का था। और फिर एक और है, एक सियालकोट से इनका एक मिनिस्टर है, उसको तो शौकत खानम की करप्शन नजर आ गई कि जी $3 मिलियन उसने कहा डूब गया है। फिर पता चला वो डूबा नहीं है, कहता डूबने लगा था। ख्वाजा आसिफ वो तो पैसा नहीं डूबा, लेकिन आप ये बताएं कि वापडा के अंदर 500 अरब रुपया का जो चोरी है उसको कौन पकड़ेगा? उसकी कीमत अवाम महंगी बिजली से देती है। 480 अरब जो आपने आईपीपीज को दिए थे, और एक आईपीपीज का जो हेड है उसके वेटिंग रूम में आप इंतजार किया करते थे, उसका ऑडिटर्स को अभी तक नहीं कोई हमें जवाब दे सके। और वैसे ख्वाजा आसिफ, आपकी तो चौथी विकेट है, 3 तो गिर चुकी थी, आपकी जो चौथी विकेट है असेंबली में तो, अच्छा असेंबली में ख्वाजा आसिफ ऐसे चलता है बिल्कुल मौला जट की तरह। वो आगे कहता, असेंबली में बैठा, ये जरा सुने, ये है असेंबली का मेंबर नून का, कहता मैं कल्ला ही काफी हां। मुझे हमें कहता मैं कल्ला ही काफी हां। ख्वाजा आसिफ, मैंने आपको जनरल मुनीर हफीज के सामने एक दिन देखा, कैपिटल टॉक का प्रोग्राम था। ख्वाजा आसिफ को उन्होंने करप्शन में जेल में डाल दिया था मुशर्रफ के दौर में, बड़ा गुस्से में कि मेरे से जुल्म किया। मैं और ये प्रोग्राम में आगे हम दोनों इकट्ठे ऑपोजिशन में थे। मैंने समझा कि आज ख्वाजा आसिफ ने तो मुनीर हफीज से जो करनी है, पता नहीं मुनीर हफीज बचेगा भी या नहीं। प्रोग्राम शुरू होता है, मेरे राइट पे ख्वाजा आसिफ, लेफ्ट पे मुनीर हफीज, जनरल मुनीर हफीज। अब प्रोग्राम शुरू होता है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ अब बोलेगा। थोड़ी देर के बाद मैं इस तरह देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ एक चूहा सूट पहन के बैठा हुआ है, बजाय बोलने के चू चू कर रहा था वो चूहा। क्योंकि मैंने लाहौर में क्रिकेट शुरू की, तो लाहौर के अंदर मैं जब शुरू में क्लब क्रिकेट में आया तो हमारे बड़े लाहौरियों के अंदर, आपको पता है लाहौरी बड़े जबरदस्त होते हैं बातों में, तो मुझे क्रिकेट मैच से पहले हमारे लाहौरी मथे रंग देंगे, आज मैं मथे रंग देंगा। जब मैच शुरू होता था, जब अगली टीम वारदात करती थी
तो मैं देखता था वो बेचारे दुम दबा के भाग जाते थे। मुझे बिल्कुल ख्वाजा आज से वही लाहौर के रंगबाजों का नजर आता है, मथे रंग देंगा। वो मुनीर हफीज को देख के बेचारा, अच्छा चले छोड़े उसको। और चले मैं और नवाज शरीफ के लोगों की बात नहीं करता क्योंकि बात करने के काबिल नहीं है वो। लेकिन ये जरूर है कि मैं नून लीग के लोगों से ये कहता हूं कि आपका भी ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान अगर नीचे जाता है, आपके बच्चे भी नीचे जाएंगे, आपका भी मुस्तकबिल बुरा है। आपके इंटरेस्ट में है कि आप अपने लीडर से जवाब लें, पूछें क्या मियां साहब अपने हिसाब से डिक्लेयर करो, बताएं कि पैसा बाहर गया कैसे, क्या टैक्स दिया था, क्या डिक्लेयर किया था। आधे घंटे की बात है, मियां साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम ये जलसे करें और मियां साहब आपको जबरदस्ती आपको प्रेशर में लेके आए। लेकिन अगर मियां साहब हमें ये जवाब ना मिले, सारे जितने यहां खड़े हो, मुझे एक बात बताओ, क्या आप रायविंड जाने के लिए तैयार हो? जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। हम मियां साहब, हम अभी आपको दे रहे हैं, कल की मीटिंग है, अभी भी आपको वक्त देंगे। हमेशा जब आपकी करप्शन की बात आती है, आप कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत करप्शन की वजह से खतरे में है। मियां साहब, जमहूरियत तो जब आप करप्शन खत्म करते हैं, जमहूरियत मजबूत होती है। पहले हमने कहा कि धांधली हुई, धांधली वालों का एहतसाब करो, आपने कहा जमहूरियत खतरे में है। मियां साहब, साफ और शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। जब आप एहतसाब करते हैं, जमहूरियत मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। हम आपको टाइम दे रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। आप या तो हमें जवाब दे दें और सिर्फ आपने देना है। अच्छा, जैसे ही आपका हो उसी कमीशन से इमरान खान का एहतसाब करो, जितने भी तहरीक इंसाफ है हम सबका एहतसाब करो, बाकी सारी पार्टीज का एहतसाब करो। लेकिन मियां साहब, आपका एहतसाब सबसे पहले होगा। आपका एहतसाब हम करवा के रहेंगे। आपके एहतसाब के बगैर किसी का एहतसाब नहीं होगा। आपका जब तक एहतसाब नहीं होगा, ना आप रोक सकेंगे किसी को करप्शन से, ना टैक्स की चोरी से, ना मनी लॉन्ड्रिंग से, ना इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलने से। इसलिए आपका एहतसाब होगा तो बाकी फिर एहतसाब होगा। पाकिस्तानियों, आखिर में यह हमारे लिए सुनहरी मौका है। हम अपने मुल्क को ठीक रास्ते पर लगा सकते हैं। यह वक्त है कि हम अपने इदारे ठीक कर सकते हैं। हम एक मजबूत इंडिपेंडेंट नैब बना सकते हैं। हम FIA को एक जेन्युइन, एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव इदारा बना सकते हैं जो किसी में इम्तियाज ना करे। हम अपनी इलेक्शन कमीशन को आजाद और मजबूत कर सकते हैं। हम नादरा को एक जेन्युइन इदारा बना सकते हैं जो कि डेटा सर्विस करे, हुकूमत का गुलाम ना हो। हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं। हम इदारे मजबूत कर सकते हैं। हम इस पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना सकते हैं। हम अगर करप्शन खत्म कर दें, ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पैसा ला सकते हैं या सरमायाकारी कर सकते हैं। हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारे जो नौजवान, आधी आबादी पाकिस्तान की 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हम रोजगार कैसे देंगे जब तक सरमायाकारी नहीं होगी? और सरमायाकारी नहीं होगी जब तक हम करप्शन के बुत को तोड़ेंगे नहीं। तो ये वक्त है हमारा पाकिस्तानियों, इसको वक्त को अपने जाने नहीं देना। हमने पीछे नहीं हटना। आप सब भी पीछे हट गए। आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सब नुकसान, तुम देखना मेरी। अच्छा, मैंने अभी तकरीर तो खत्म कर देनी थी। मैं देख रहा हूं
वहां पीछे तक सारे जमे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, अब मैं देख रहा हूं कि आप में माशाल्लाह जो मैं जज्बा देखना चाहता था वो है, और जो मैं देखना चाहता था कि मेरी कौम तैयार है। तो इसलिए अभी हमने रायगढ़ नहीं जाना, तैयारी रखना, लेकिन रायगढ़ से पहले अगले इतवार हम फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जाएंगे, फिर यहां करीब आते जाएंगे, लाहौर में भी आएंगे, लेकिन सारे तैयार रहना, किसी टाइम पे भी मैं आपको रायगढ़ का ऐलान कर दूं और आप सबको वहां ले जाऊं। एक चीज मुझे इनके दरबारी वजीर ने मुझे कहा कि वो बनीगाला आ जाएगा, जमान पाक आ जाएगा। भाई बिस्मिल्लाह आओ, मैं तो आपको दावत दूंगा, मैं तो आपको खाना खुने भी बाहर से खिलाऊंगा आपको, वहां से आओ। लेकिन मेरे से मांगोगे क्या? मेरे असासे तो पहले ही डिक्लेयर हुए हैं, मेरी वेबसाइट पे हैं, तो मेरे से मांगोगे क्या? मैं तो मियां साहब को कह रहा हूं कि जो पैनामा पेपर्स हैं उसकी हमें बताएं कि पैसा बाहर गया कैसे, जायज था, टैक्स दिया। मैं तो मियां साहब से वो मांग रहा हूं जो मेरा हक और फर्ज है जमहूरियत में। आप मेरे से क्या मांगेंगे? बिस्मिल्लाह आए, लेकिन मेरे से मांगेंगे क्या? आप जानते हैं कि मैं अभी इंग्लैंड में था, वो मेरे बच्चों की नानी के घर के बाहर आ गए नून लीग के लोग। अब जरा सुनिए, वो बच्चों की नानी मेरे से पूछती, कहती इमरान व्हाट आर दीज पीपल आउट देयर फॉर? ये हमारे से क्या मांगने आए हैं? अब मैं सोचूं कि मैं इसको क्या बताऊं, कि ये यहां इसलिए आए हैं अपने लीडर की करप्शन छुपाने के लिए। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि लोग तो प्रोटेस्ट करते हैं कि पब्लिक का पैसा चोरी हुआ हो, इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं। लोग इसलिए तो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि लीडर की जो करप्शन है उसको बचाने के लिए। अगर तहरीक इंसाफ वालों कभी भी मैंने करप्शन की और आपने उसको बचाने की कोशिश की, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं अपनी पार्टी छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने पहले से अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं। अब मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, और इंशाल्लाह क्योंकि इतना जबरदस्त क्राउड जमा हुआ है, हम अभी आपको, मैं इब्रारुल हक को कहूंगा कि आपको एंटरटेन करे आके। तहरीक इंसाफ